सो हेलो गाइस। आई होप सो लास्ट वीडियो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हें। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मार्केटिंग मिक्स को। ओके, वी विल कवर मार्केटिंग मिक्स। मैं हाईलाइटर पहले चेंज कर लेता हूँ। मार्केटिंग मिक्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मार्केटिंग मिक्स को, जो कि है अपना प्रोडक्ट। ओके, वेट, हम करेंगे प्रोडक्ट के नेचर एंड क्लासिफिकेशन को। बाकी ये सभी पॉइंट्स को हम लोग बाद में कवर करेंगे ओके, अगले वीडियोस में। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ नॉर्मली मार्केटिंग मिक्स और प्रोडक्ट के नेचर एंड क्लासिफिकेशन को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विथ मार्केटिंग मिक्स, आखिर ये होता क्या है? वो छोड़ो, इसको क्या होता रहता है मेरे, कोई नहीं, चलो देखो। The marketing mix consists of various elements, which are broadly has been classified into four categories, popularly known as 4P of marketing. These are product, price, place and promotion. सो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम मार्केटिंग के देखते हैं मार्केटिंग मिक्स, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है। और उनको मेनली हम लोग चार कैटेगरी में बांट रखे हैं, और उसे हम लोग 4 पीस भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 4 पी। ओके, तो याद रखना, पहला अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चार चीज़ें हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम लोग एक एक करके बाद में भी पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अभी ओवरव्यू लेते हैं, आखिर है क्या है इसमें। फर्स्ट है अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर सेल। अगर कोई प्रोड्यूसर है, वो कुछ भी बेच रहा है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, कुछ भी वो बेच रहा है, वो सब अपना क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ओके ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर ऑफर नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टॉयलेटरीज, क्लोज-अप, टूथपेस्ट, लाइफबॉय सोप एटसेट्रा, डिटर्जेंट प्रोडक्ट, सर्फ व्हील, फूड प्रोडक्ट, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। सो देखो, इसमें एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। वो बहुत सारी चीज़ें बेचता रहता है, जैसे टॉयलेटरीज हो गए, जो कि तुम टूथब्रश हो गया, या फिर क्लोजअप, लाइफबॉय, या फिर कुछ भी हो गया। तो ये सब वो चीज़ें होती है जो कि भाई तुम्हें सुबह सुबह चाहिए होती हैं। फिर डिटर्जेंट पाउडर, ये सब तुम समझ ही रहे हो। फिर टाटा ऑफर्स टाटा स्टील, ट्रक, सॉल्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। सो इस यहाँ पे सिर्फ हमें बता रहे कि एक प्रोड्यूसर है और वो क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है हमें। ओके, फिर आगे, एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न प्रोवाइड करता है, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करता है, कलर मॉनिटर्स एंड ये बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है ना। अमूल ऑफर अ नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, अमूल घी, बटर, चीज़, चॉकलेट एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें पता चला कि बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं और सब लोग अपना अपना सामान बेचते रहते हैं। The concept of product relates to not only the physical product mentioned in the above example, but also benefit offered by it from consumer point of view. For example, toothpaste is brought for whitening teeth, strengthening gum, etc. So देखो, सिर्फ हम फिजिकल प्रोडक्ट के लिए हम सामान को नहीं खरीदते हैं, हम खरीदते हैं उसके सामान, मतलब उसके वैल्यू के लिए, वो हमारे लिए क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बेसिस पे हम लोग खरीदते हैं। अगर हम कोलगेट को खरीद रहे हैं तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे वाइट, मतलब हमारे teeth सफ़ेद हो, फिर उसमें गम स्ट्रांग हो, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, कोलगेट को खरीदता है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट और व्हाट इज ऑफर्ड बाय द customer. Okay, excellent. The concept of product also include the extended products or what is offered to the customer by the way of after sales services, handling complaint, availability of spares part, etc. So देखो, एक यहाँ पे दो बंदे हैं, मान लो यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, दोनों ही प्रोड्यूसर्स हैं और दोनों ही सेम चीज़ को बेच रहे हैं। ओके, सेम चीज़ को ये भी बेच रहा है और वो भी बेच रहे हैं। ठीक है, ये भी दो प्रोड्यूसर हैं, ये भी सेम गुड्स को बेच रहा है और ये सेम गुड को बेच रहा है। लेकिन पहला जो बंदा वो कहता है कि ये ले तेरा गुड, और इसके बाद फिर मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस चीज़ से, बाद में तुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बंदा बी है, वो ऑफ़र करता है कि हाँ, अगर बाद में तुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं तुझे वारंटी प्रोवाइड करता हूँ, 6 महीने तक कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं सँभाल लूँगा। तो यहाँ पे ऑफ़र क्या है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट है? अगर सिर्फ प्रोडक्ट लेना होता तो हम कहीं से भी ले लेते हैं। लेकिन हम बी का स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि ये बंदा हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। उस बेसिस पे हम लोग इसके प्रोडक्ट को लेने वाले हैं।
ओके, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट ही अपना मेन सब कुछ नहीं होता। उसके साथ क्या तुम प्रोवाइड करो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करो, वो सभी तुम्हारा प्रोडक्ट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट particularly in marketing of consumer durable goods। ये सारे इंपॉर्टेंस ये सारे आफ्टर सेल सर्विसेज जो होते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और वो भी कौन से, ड्यूरेबल। हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ओके, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। like automobile, refrigerator, etc. The important product decision include deciding about the features, quality, packaging, labeling, branding of the product. So in short हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं, चाहे वो उसका फीचर हो, क्वालिटी हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, ब्रांडिंग हो, या फिर कुछ भी हो। ये सब उसके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज कहाँ है। आफ्टर सेल सर्विसेज इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हाईलाइट कर लेना तुम। ओके, फिर आगे देखो, प्राइस। प्राइस इज इंपॉर्टेंट। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ओके, सिंपल सी बात थी कि प्राइस वो चीज़ होता है जो कि तुम पे करते हो प्रोड्यूसर को इन रिटर्न ऑफ गुड। ओके, तुम उससे गुड लिए तो उसको इन रिटर्न पैसे देते हो, उसी को हम लोग प्राइस कहते हैं। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट द लेवल ऑफ डिमांड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जिस पे प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है। मान लो कि अगर नॉर्मल सॉल्ट है, या फिर टोमेटो बहुत ज़्यादा तगड़ा एग्जांपल है, तुमने देखा होगा कभी उसका भाव बहुत ज़्यादा मैक्स लेवल पे होता है, कभी बहुत लीच होता है। जब उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो तुम्हारे घर में भी वो बहुत कम आता होगा। लेकिन जब उसका प्राइस कम होता होगा तो तुम्हारे घर में हर चीज़ बन रही है टमाटर से। तुम सलाद खा रहे हो, सलाद, सैलेड नहीं, ठीक है। चलो आगे। The marketers have not only decided about the objective of price setting, but to analyze the factor determining the price and fix price the firm's product। So प्राइस के अंदर सिर्फ हम लोग पैसों को इंक्लूड नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन सिर्फ उसे नहीं इंक्लूड करते। उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे उस प्राइस तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ पैसे हमारा गोल नहीं है, पैसे तक हम कैसे पहुंच रहे हैं। मतलब कि अगर हमने डिसाइड करा कि हम इस सामान को 149 में बेचेंगे, लेकिन इस 149 के पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्या सोच के तुमने ये प्राइस रखा हुआ है, तो वो चीज़ भी तुम्हारे प्राइस के अंदर ही कंसीडर होता है। ओके, द मार्केट, ठीक है, ठीक है। Decision has also to be taken in respect of discount of to the customer, traders and creditor etc। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी देखना पड़ता है, डिस्काउंट हो गया, ट्रेडर्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में। सो द कंज्यूमर परसीव द प्राइस टू बी लाइन विथ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्राइस एक फैक्टर तो है ही, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को। सो दैट कस्टमर, एक सेकंड, decision has also to be taken in respect of discount to customer, traders, credit terms, etc. So that customer perceive the price of to be in line with the value of product। So वही बात है कि अगर देखो, एक प्रोडक्ट को हम लोग सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 50 रुपये, ठीक है। सेम अगेन दूसरा प्रोडक्ट है, उसका भी प्राइस है अपना 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये। बट देखो, उसके साथ साथ क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर हो रहा है, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर हो रहा है? नहीं। क्या इसमें ऑफर हो रहा है? हाँ, आफ्टर सेल सर्विसेज होंगे, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनके साथ साथ, ठीक है। बस इसमें बता रखा है कि प्राइस में ये चीज़ें अलग से हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट वाले चैप्टर में, मतलब प्रमोशन मिक्स में। लेकिन यहाँ पे एक बस पर्सपेक्टिव दे रखा है कि प्राइस के साथ साथ बाकी सब चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है। लेकिन प्राइस के अंदर हम लोग मेनली बात करते हैं प्राइस को कैसे हम लोग सेट कर रहे हैं, और किन किन बेसिस पे हम लोग सेट कर रहे हैं। ओके, और क्या प्राइस होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। और डिमांड वाली बात मैं समझा रहा था कि यहाँ पे लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम में अपना जो प्राइस होता है ना, प्राइस वो इफेक्ट करता है अपने डिमांड को। ओके, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। ओके, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा एक्सेप्शंस के बारे में। जैसे लग्जूरियस गुड, देख रहे हो कितनी गरीबी है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। लग्जूरियस गुड होते हैं ना, तो उनका प्राइस जितना ज़्यादा महंगा होता है ना,
उतना ही उसका डिमांड होता है। सस्ता तुमने कुछ भी लग्ज़ूरियस नहीं देखा होगा, लग्ज़ूरियस। काश एक दिन मेरे पास पैसे होंगे। चलो कोई नहीं, ट्रोल मत करना अगेन, मैं पकड़ के मारूँगा वरना। चलो आगे देखो। फिर हम देखते हैं प्राइस के बारे में। ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि आखिर वेट आने दो इस स्क्रीन को। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी या लोड होने दो, फिर न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब। ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है प्रोडक्ट वाले मिक्स के अंदर। प्राइस के अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है, फिर प्लेस के अंदर ये सारी, प्रमोशन के अंदर ये सारी। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट इंक्लूड इन प्राइस मिक्स? ओके, प्राइस मिक्स के अंदर कौन-सी चीज़ नहीं आ सकती? तो मान लो कि ये वाला ऑप्शन दे दिया, ये वाला ऑप्शन दे दिया, ये वाला ऑप्शन दे दिया, फिर यहाँ पे सेल्स प्रमोशन डाल दिया, सेल्स प्रमोशन, ठीक है? तो तुम क्लियरली कह सकते हो कि तुम्हारा आंसर ये होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्राइस नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रमोशन है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे देखो, प्लेस। Place or physical distribution include activities that make firms product available to the target customers. So इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसका मेन पर्पस यही होता है कि सामान को उठा के फ्रॉम प्रोड्यूसर हम कंज्यूमर तक लेके चले जाएं। Important decision areas in which in this respect include selection of dealer. इसके अंदर हम लोग डीलर्स को चूज़ करते हैं कि कौन सा डीलर मस्त है, किसके पास सही चीज़ें पहुँच सकती है, मतलब सही तरीके से वो हमारी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। To reach the customer, providing support to the intermediaries by the way of discount, promotional campaigns, etc. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि आखिर इंटरमीडिएरीज कौन सा बढ़िया है, किसके पास ज़्यादा नॉलेज है बाकी सब चीज़ों का, कि आखिर प्रमोशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे प्रमोशन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस इंसान को चूज़ कर रहे हैं जिसके पास नॉलेज है। ओके, मेन यहाँ पे काम है, हम लोग इंटरमीडिएरीज को चूज़ कर रहे हैं। ओके, the intermediaries in return keep inventory of the firm's product, demonstrate them to the potential buyer, negotiate price with the buyer, close deals and also service the product after sales. So ये जो डीलर्स होते हैं ना, इंटरमीडिएट जो शायद होलसेलर या फिर रिटेलर हो गए, तो वही लोग होते हैं केटर करने वाले आफ्टर सेल सर्विसेज को, ठीक है? मान लो कि चलो ठीक है, तुम्हारे सिम में कोई दिक्कत आती है तो तुम किसके पास जाते हो? डायरेक्ट अंबानी का कॉलर थोड़ा ना पकड़ते हो। अ, तुम उस इंसान के पास जाते हो ना जहाँ से तुमने सिम लिया था। तुम उस वाले शॉप पे जाते हो, वहाँ से तुम दिखाते हो कि इस सिम में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक करके देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम मैन्युफैक्चरर की तरफ जा रहे हो। डायरेक्ट अंबानी के पास तो नहीं जा रहे ना, तुम उस रिटेलर के पास जा रहे हो और वो रिटेलर भी वो इंसान है जो कि तुम्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा था, वो बंदा टैकल कर रहा है उस चीज़ को, मतलब सर्व कर रहा है तुम्हारे लिए वो चीज़ को। ओके, फिर आगे देखो, क्लोज सेल्स ये सब। द अदर डिसीजन रिलेटेड एरियाज आर मैजिक इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, transportation of goods at the place it is produced to the place it is required by the buyer. So इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी इंक्लूड करते हैं, जैसे मैनेज इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है, क्या वेयर हाउसिंग है, और इसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ है, तो मार्केटिंग के अंदर यही सब इंक्लूड होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वेट, तो इसमें सिर्फ डिसीजन वाले पॉइंट को ऐसे देख सकते हो कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो चीज़ भी लिख लेना, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी चीज़ों को। प्रमोशन। Promotion of product and services include activities that communicate availability, features, merit, etc. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? मैं प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो, एक क्रेज़ी सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बेसिक का नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके मैं फीचर्स तुम्हें बताता हूँ क्या-क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये वाली एनसीईआरटी प्रोवाइड करूँगा जो कि मेरी खुद की है, ठीक है? जिसमें मैंने जो भी कुछ मार्क-वार्क करके जो भी कुछ ऊपर मैंने लिख रखा है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो, तुम्हें ये चीज़ हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को सब कुछ एक जगह पे लिख रखा है, तो इस चीज़ को देख के तुम अपने प्रिपरेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत हेल्प होगा वो, क्या कहते हैं, रिवीज़न में। एक ये हो गया। अब मान लो कि तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग और मेरी बुक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो तुम्हें नॉर्मल एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मिलेगा, जिसमें मैंने मार्क कर रखा है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी चीज़ों को मैंने हटा दिया वहाँ से, ठीक है?
फिर तुम्हें मिलेगा सेक्शंस का। सेक्शंस तो अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स वाली चीज़ भी तुम्हें मिल रही है वहाँ पे कि कौन से सेक्शन से कौन से बुक में, ओके, वो वाली चीज़ भी तुम्हें मिलेगी। फिर तुम्हें सारे प्रोसेसेस एक पेज पे मिल जाएगा। तुम्हें एक सबसे मेन चीज़ मिलेगा जो कि तुम्हें एक क्लियर कॉम्पिटिटिव एज देगा, वो है डेफिनेशंस का। ठीक है, डेफिनेशन का बुक के अंदर जहाँ जहाँ पे डेफिनेशंस है ना, सिर्फ ब्लू बॉक्स वाले नहीं, इन बिटवीन द टेक्स्ट, यहाँ मान लो कि ये तुम्हारे टेक्स्ट और यहीं कहीं पे एक डेफिनेशन लिख दी, तो उस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे चैप्टर का नाम है, फिर यहाँ पे टॉपिक है, फिर उसके डेफिनेशन से किस, और उस डेफिनेशन को किसने दिया है, तो ये भी तुम्हारे सामने आ जाएगा उस नोट के अंदर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आना इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे आए थे, मेरे सेट में आया था, और मुझे प्रॉब्लम हुई थी थोड़ा बहुत उस समय पे, क्योंकि याद करने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, लेकिन वो हेल्पफुल था। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके, एग्जाम टाइम में तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। सो ले सकते हो तुम। बाकी और भी वो फीचर्स के लिए तुम देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियरली कितना बढ़िया बढ़िया तो नहीं कहूँगा, बट प्रमोशन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट एक्सेट्रा। मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें बताया। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट, द टू द टारगेट कस्टमर एंड परसुएड देम टू बाय इट। तो भूलना नहीं आ रहा मुझे क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैं तुम्हें परसुएड करता हूँ कि तुम्हें खरीदना है तो खरीद सकता हूँ। बाकी अगर तुम मेरी वीडियोस को भी देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तुम हर चीज़ को खुद से भी बना सकते हो, बट इफ़ यू फील कि तुम्हारे पास टाइम कम है तो ले लेना। ठीक है, most marketing organizations undertake various promotional activities and spend substantial amount of money on promotion of their goods through using number of tools such as advertising, personal selling, sales promotion techniques like डिस्काउंट, फ्री सैंपल एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्ली एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे जब अपना प्रमोशन मिक्स आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बात थी कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, ये सब चीज़ें। ओके, अ लार्ज क्या है, a large number of decisions are to be taken in each of the areas of specified above. So इन सभी स्पेसिस में हमें क्या, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, फिर पब्लिक रिलेशन भी आते हैं, उन सब की रिगार्डिंग हमें क्या क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हमारे प्रमोशन मिक्स के अंदर आते हैं। ओके, तुम सोच रहे हो कि ये मिक्स क्यों लगा रहा हूँ हर जगह पे। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पी आते हैं, तुमने सुना ना, समझा था पहले। इसके अंदर 4 पी आते हैं, 4 पीस। वेट, 4 पीस आ 4 पीस आते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, वो चारों की एंड में हम लोग मिक्स लगा देते हैं, प्रमोशन मिक्स, ताकि रिप्रेजेंट होता है कि हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करें। ठीक है, ये चीज़ है। वेट वेट वेट, पूरा स्क्रीन हिला दी मैंने, कोई नहीं। अब आगे देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है, for example, in the respect of advertising, it is important to decide about the message, the media to be used. एक तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम बोलेंगे क्या, और ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कहाँ पे बोलेंगे। ओके, जैसे मैं नोट्स के लिए मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो। ठीक है, the success of market offer will depend on how well these ingredients are mixed to create superior value for the customer and simultaneously achieve the sales and profit objective. So, success of marketing offer will depend on how well these ingredients are mixed. So, हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कितने प्रॉपरली सबका इस्तेमाल करें, एडवर्टाइजमेंट का, पब्लिक सेलिंग का, प्रमोशन का, फिर पीआर भी आता है वहाँ पे, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो इन सबको हम लोग कितना प्रॉपरली यूज़ करें, ये डिटरमाइन करता है कि हमारा मार्केट ऑफर कितना सक्सेसफुल होगा। ओके, these superior value for the customer and simultaneously achieve their sales and profit objective। और इसी चीज़ को पढ़ने के बाद तुम समझ सकते हो कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट होता है ये सेल्स और प्रमोशन के लिए, सेल्स और प्रॉफिट के लिए। अगर हम लोग प्रॉपर्ली प्रमोट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है। Let us say a firm would like to achieve necessary volume of sale at the cost that will permit a desired level of profit। अब मान लेते हैं एक फर्म है, ठीक है, जो कि एक नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ सेल्स को अचीव करना चाहती है एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट से, एंड उनका कुछ प्रॉफिट का डिजायरमेंट है। ओके,
एक से रुको, will achieve necessary volume of sale at cost that will permit a desired level of profit. Okay, ठीक है. But so many alternative mixes can be adopted by the firm to achieve the objective. So मान लो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अपने सेल्स करना है, हमें सेल्स करना है 20% से इंक्रीज या फिर कोई भी है, हमें सेल्स करना है. ठीक है, हमें सेल्स करना है और हमें वहां से प्रॉफिट निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव को किन किन तरीकों से कर सकते हैं वो हमें बताता है प्रमोशन मिक्स. ठीक है, प्रमोशन मिक्स, फ्रॉम मिक्स, फ्रॉम मिक्स. ठीक है, प्रमोशन मिक्स. ओके, तो इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना हम लोग एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेंगे, कितना हम किसी और चीज़ की हेल्प लेंगे. तो ये चीज़ हमें इसमें पता लगता है. आई होप सो इट्स क्लियर. आगे देखते हैं. लेट अस से फर्म वुड लाइक टू अचीव. ओके, ये तो पढ़ लिया था हमने. ठीक है. But so many alternative mixes can be adopted by the firm to. Okay. The issue before a firm that is to decide what would be the most effective combination of elements to achieve this given objective. So एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग किस कॉम्बिनेशन के साथ इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं. बाकी सब तो ठीक है. होल्ड ऑन, ये इधर आ जा और तू इधर आ जा. किसे मैं बोल रहा हूँ? किसी को नहीं, मैं अपने पेन्स को बोल रहा था. चलो अब आते हैं हम लोग किस पे. हमने चारों पी को हमने ओवरऑल पढ़ लिया. अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे इंडिविजुअली इन सभी पीस के बारे में. ओके, एक चीज़ मैं तुम्हें ओवरव्यू देना चाहता हूँ यहाँ पे. ओके, ताकि तुम थोड़ा बहुत डर जाओ. डरा नहीं रहा, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है, सिलेबस से ये चीज़ मार्क कर लेना, मतलब अपने बुक के किसी वाइट स्पेस पे इस चीज़ को मार्क कर लेना कि आखिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं किस किस चीज़ में. जो अपना प्रमोशन होता है या फिर ब्रांडिंग होता है, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर. फिर रुको, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल. ओके, तो इसके अंदर मेनली ट्रांसपोर्टेशन आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फिर प्रमोशन. प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, फिर पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें आती हैं. ओके, फिर प्राइस के अंदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये था. लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट मिक्स, मतलब प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज विच इज परचेज बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू कहते हैं टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स. अगर हम लोग कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट सिंपली एक बंडल ऑफ गुड्स है या फिर यूटिलिटीज है जिससे हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है. ठीक है, ओके, यही चीज़ है इसमें. तो a buyer buys a product or services for what it does for her or the benefit it provides to her. एक बायर है, ठीक है, मान लो कि तुम बायर हो. तुम, मैं अपने नोट्स के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेबल है मेरे लिए. ठीक है, तुम मेरे नोट्स के कब खरीदोगे? जब तुम्हें फील होगा कि हाँ वो मेरे लिए यूज़फुल है या फिर उससे मुझे कुछ वैल्यू मिल सकता है, तभी तुम उसको खरीदने का ट्राई करोगे. ओके, सोचोगे. देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बेनिफिट अ कंज्यूमर में सीक टू सेटिस्फाई फ्रॉम द परचेज ऑफ प्रोडक्ट. अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि तीन चीज़ें हों. सबसे पहली बात, पहले तो फंक्शनल बेनिफिट, कि वो जो काम के लिए आया है. मतलब अगर मैंने कोई बाइक खरीदी है, ठीक है, मैंने अगर कोई बाइक खरीदी है, ठीक है, बाइक अगर मैंने कोई बाइक खरीदी है, ठीक है, ये मेरी बाइक है, तो कम से कम वो इतना तो होना कि वो काम करे, वो चले, मैं उस पर चढ़ पाऊँ और वो मुझे मेरी जगह पे पहुंचा पाए, मतलब मैं उससे गेड़िया मार सकूँ, ऐसी चीज़ है. ठीक है, फिर अपना साइकोलॉजिकल बेनिफिट, मुझे ये भी फील होना चाहिए कि भाई क्या गाड़ी है, मजा आ जाता है इसे देख के. ठीक है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए तुम्हारे अंदर से. फिर अपना सोशल बेनिफिट. अब इसको इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो तुम्हें जलाना है सामने वाले को. ऐसी गाड़ी लेके आ जाओ जिसकी वजह से सामने वाले आग लग जाए ऐसे. ठीक है, ऐसे ये चीज़ है सोशल बेनिफिट्स की. वाओ भाई, उस बंदे के पास ये चीज़ है, ऐसे है, ऐसे फीलिंग करे वो लोग. ठीक है, समझ गए होगे तीनों बेनिफिट्स के बारे में.
फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल, द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल प्रोवाइड फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम लोग मोटरसाइकिल को खरीदते हैं तो सबसे पहले बात, हम ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस को सर्व कर लेती है ना? बट एट द सेम टाइम सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेस्टीज एंड एस्टीम एंड प्रोवाइड सोशल बेनिफिट बाय द वे ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ ग्रुप। ठीक है, बहुत दिल पे लगता है ये एग्जांपल देने में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लोड हो जाए पहले तो। एक तो होता है कि चलो ठीक है, एक फंक्शनल बेनिफिट हो गया, साइकोलॉजिकल कि हमें अच्छा लग रहा है, और तीसरा सोशल बेनिफिट। अब मान लो कि तुम्हारी एक ग्रुप है जिसमें 25 साल के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं, और ठीक है, और एक बंदा 30 साल का है, और इसी बीच में तुम बेचारे 18 साल के बच्चे हो। ठीक है, लड़कों का ग्रुप ऐसा भी होता है। ठीक है, अब मान लो इन इसके पास है, इस बंदे के पास है बुलेट, इस बंदे के पास है हायाबूसा, इसके पास है तुम्हारे क्या कहते हैं, कोई अच्छी खासी कार है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम अपनी साइकिल लेके आ रहे हो। ठीक है, साइकिल लेके आ रहे हो, तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ी नीची नज़र से देखेंगे, ये बच्चा बड़ा कब होगा। ओके, ऐसे नज़र से देखेंगे। और वहीं पर अगर तुम बाइक लेके आ गए, ठीक है, बाइक लेके आ गए, तो ये भी कहेंगे वाह, हमें भी गेड़िया मारे। ठीक मारा। तो ये चीज़ है, मतलब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती है फिर। ठीक है, बाय राइडिंग अ मोटरसाइकिल। ओके, एक सेकंड, गाइस कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे। बाय राइडिंग अ मोटरसाइकिल, ठीक है, वो ग्रुप से एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि अरे वाह भाई, क्या तगड़ा इंसान है। ओके, 10, ऑल दिस एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट। सो इसी वजह से हमें सोचना चाहिए बहुत। एक जो बंदा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, मान लो कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ऐसा कोई सामान बनाऊंगा जो मेरे टारगेट और ऑडियंस के फंक्शनल बेनिफिट में भी हो, उसे लगे कि हाँ, ये काम का हो, मतलब प्रोडक्ट काम का हो। दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट, सामने वाले को भी फील हो कि हाँ, वो बंदा कुछ तो कर रहा है, वो बाकी सबसे ज़्यादा आगे है, एंड वो कुछ ठीक है। फिर थर्ड है अपना सोशल बेनिफिट, कि अगर तुम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो समाज तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ये 3 चीज़ें हैं। तुम ऐसा कुछ ना बना दो जिसकी वज़ह से समाज तुम्हें एक्सेप्ट ही ना करे। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तुमने रील्स में एक जिम इक्विपमेंट देखा होगा, ऐसा होता है, और वो ग्रैब करने के लिए होता है, ऐसे करके, ठीक है? तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि भाई, जो बंदा डंबल्स को ऐसे उठा नहीं सकता तो वो क्या करेगा, है ना? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज़ तुम सोचना भूल जाते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे इंसान को कंसिडर करो, ठीक है, जिसके पास ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं है, ड्यू टू एनी रीजंस, बाय बर्थ नहीं है, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उस बंदे ने खो दिया, ठीक है। लेकिन उस इंसान के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि भाई मैं जिम कैसे करूंगा या फिर कुछ भी कैसे करूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट उसके पास आया, उसको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली ना कि वो उस चीज़ को यूज़ करके अपने एक फिटनेस को मेंटेन कर सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग, समाज नहीं सोचता इस चीज़ को। समाज बस सोचता है कि एक फिट बंदा है और वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो तो फिर वो मर्द किस बात का है? इस टाइप का वो लोग सोचते हैं, ठीक है? लेकिन तुम भूल जाते हो कि आखिर वो प्रोडक्ट किस इंसान के लिए है, ये चीज़ है। तो इन शॉर्ट, समाज की ऐसी-तैसी, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? लेकिन हाँ, इस यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। Does all these aspects should be considered while planning for the product। वही बात है कि एक प्रोड्यूसर को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, पेज क्या था? 56 टू 57। ओके, यहाँ पे आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने वाले हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर गुड या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। नाम से ही समझ आ रहा हो, जो एक कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है वो कंज्यूमर गुड होगा, और जो चीज़ इंडस्ट्रीज में यूज़ करी जाती है या फिर रॉ रॉ मटेरियल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। ओके, लेकिन एक चीज़ हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोडक्ट में फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एज डिटेल बिलो। अब कंज्यूमर गुड्स को भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मेट्स में बांट सकते हैं, मतलब बहुत सारे कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके,
सो ये देखो, मैं फ्लो चार्ट्स की वजह से पहले समझा देता हूँ, ओके? उसके बाद फिर तुम्हें सही लगेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, वेट मैं सब कुछ हटा देता हूँ पहले। अभी कुछ मत देखो, सब कुछ हटा दो, ठीक है? सब कुछ हटा दो अभी। सिर्फ़ जो मैं जिसके ऊपर हाइलाइट करूँगा वही चीज़ तुम देखना पहले। हमारे पास प्रोडक्ट है ना? ठीक है। उसको हमने कंज़्यूमर प्रोडक्ट के बेसिस पे बाँट दिया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बाँट दिया। हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यहाँ पे पढ़ने नहीं वाले, इसलिए तुम देखोगे तो सारे फ्लो चार्ट यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहे हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से कोई भी फ्लो चार्ट नहीं निकल रहा, ये चीज़ है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स को। अब कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं, है ना? पहले अपना ड्यूरेबल गुड्स, पहली बात ये मार्केट यहाँ पे क्यों है? वेट, पहले अपना ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है? इंक छोटी करनी पड़ेगी, रुको। पहले अपना ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है? और दूसरा अपना शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी बेसिस है और दूसरा अपना है शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व। ये 2 बेसिस है जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने वाले हैं। हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो इस कैटेगरी में लाइक कर रहा है और वो इस कैटेगरी में भी लाइक कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग अलग-अलग बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज़ कन्फर्म है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे है ना, जो प्रोडक्ट यहाँ पे वो इस वाले में नहीं होगा, इस वाले में नहीं होगा, वो सिर्फ़ इस वाले में होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट यहाँ पे है, लेकिन जो प्रोडक्ट यहाँ पे है, वो हो सकता है इनमें से किसी एक में हो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है या नहीं है वो मैं कन्फर्म नहीं कर रहा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, पहले अपना ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। पहले अपना नॉन ड्यूरेबल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा जो कि ड्यूरेबल नहीं होता, वो जल्दी खराब हो जाता है। ओके, इसमें एक स्पेशल पॉइंट है कि ये स्मॉल मार्जिन पे बिकता है। अगर मान लो कि मैं दूध लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ, ठीक है? तो तुम देखोगे जो सेलर होता है ना, उस पे बहुत कम मार्जिन लेता है। अगर मान लो कि दूध तुम्हारे पास 50 का आ रहा है तो तुम सिर्फ ₹9 का मार्जिन ले रहे हो। ये ज़्यादा ही हो गया वैसे तो। मान लो कि 55 का आ रहा है तो ₹4 का मार्जिन ले रहे हो, ठीक है? ये हो गया। तो वहाँ पे मार्जिन कम होता है। ये स्पेशल फीचर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये मैंने अपने आप से नहीं लिख रखा। आगे लिखा हुआ था इसलिए उसको मैंने ऊपर यहाँ पे एक जगह पे लाके समेट दिया था, ओके? फिर आगे है नीड टू बी हेविली एडवर्टाइज़। ये फीचर्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मली तुम ड्यूरेबल या फिर नॉन ड्यूरेबल पढ़ लो, ठीक है? सेकंड है अपना ड्यूरेबल गुड्स, जो कि मतलब टाइम तक वो यूज़ में आ सकते हैं। आई होप से इतना समझ में आ रहा होगा। ड्यूरेबिलिटी ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं सर्विसेज़ पे, जो कि होती है इंटेंजिबल। सर्विसेज़ का नाम सुन के ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि वो चीज़ें जिनको हम लोग छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, ठीक है? मतलब सर्विसेज़ होते हैं वो। वहीं जो अपना ड्यूरेबल या फिर नॉन ड्यूरेबल होते हैं ना, वो टेंजिबल होते हैं, ओके? तो फिर अगर मुझे फर्दर क्लासिफ़ाई करना हुआ तो देखो, मैं यहाँ से एक लाइन को लेके आता हूँ, यहाँ से एक लाइन को लेके आता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं और 2 बेसिस पे इसको बाँट देता हूँ। वेट, पहले रुको। पहले इसको मैं और 2 बेसिस पे बाँट देता हूँ यहाँ पे, या फिर रुको यहीं पे लेके आता हूँ ना आगे की तरफ। सॉरी गाइस, 2 बेसिस पे बाँट देता हूँ। एक है टेंजिबल, ठीक है? टेंजिबल और एक है अपना इंटेंजिबल, आईटी लिख देता हूँ, ठीक है? अब टेंजिबल के अंदर 2 चीज़ आती हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, ठीक है? और इंटेंजिबल के अंदर आता है अपना सर्विसेज। ऐसे तुम डिवाइड कर सकते हो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की वजह के लिए, ठीक है? ऐसे डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें बेसिकली समझना है कि क्या चीज़ें हैं, और ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक मशीन जो होता है वो ड्यूरेबल होता है। लेकिन वहीं पे अगर तुम सेब या फिर केला या फिर दूध वूध ये सब लेने जाते हो तो वो नॉन ड्यूरेबल है, वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं, हमने ये सब कवर कर लिया, ठीक है? ये तीनों को कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं शॉपिंग एफर्ट्स वाले पे। शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व, ओके? फर्स्ट है अपना कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है? बाय विदाउट टू मच थॉट, जिन सामान को हम लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे खरीद लेते हैं, ठीक है? तो वो होता है अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट, ओके? फिर होता है अपना शॉपिंग प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे क्लोथ हो गया, स्पेंड सम टाइम कंपेयरिंग। सो हम लोग इसमें सोचते हैं कि भाई ये कपड़ा लेना है या फिर वो कपड़ा लेना है, इसमें थोड़ा बहुत सोचते हैं हम लोग, इसलिए ये शॉपिंग गुड्स हैं, ओके? लेकिन अगर हम लोग देखिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। हम बात करें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इसका इन इलास्टिक डिमांड होता है, ओके? सैलून, रेस्टोरेंट, एंटीक प्रोजेक्ट। अच्छा, ये मैं इसको प्रॉब्ली समझाऊंगा आगे, जो भी फीचर्स है उसके हिसाब से। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या, देखो, अब मान लो तुम एक मर्द हो, मान लो सिर्फ, ठीक है? मान लो, आई नो, ठीक है, चलो हो या नहीं हो, ठीक।
ठीक है? तुम एक मर्द हो, ओके? यू आर अ मैन, तुम्हारा एक कनेक्शन है, किसके साथ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं, तुम्हारे बार्बर के साथ। ये लड़कों का बहुत ही ज़्यादा गुप्त संबंध होता है। गाइस ट्रोल मत करना इस चीज़ को लेके, ठीक है? तुम्हारा बार्बर के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है, क्योंकि दोनों के बाल सेम हैं, ठीक है? जो भी सीन है, मतलब तुम इस वाले बार्बर के पास जाते हो, जितनी बार तुम्हें बाल कटवाना होता है, तुम इसी के पास जाओगे। चाहे वो बार्बर तुम्हारे घर से 50 मीटर दूर हो या फिर 20 किलोमीटर दूर हो। तुम कोशिश करते हो कि मैं इसी इंसान के पास जाऊँ और इसी इंसान से अपना कटवाऊँ बाल, ठीक है? बस यहाँ पे अगर चेंज करें तो तुम वो हो और यहाँ पे तुम्हारा एक्स है, ठीक है? तो समझ रहे हो तुम। आगे देखो, तो ये चीज़ है। इनइलास्टिक क्यों कह रहा हूँ मैं? इर्रिस्पेक्टिव उस बंदे पे चांस था, हमारे कंज़्यूमर के पास चांस था कि भाई अपना जो वेट इससे मैं चेंज करता हूँ पहले तो। अपना जो भी है, मेरे पास 50 मिनट पे एक बार्बर दूसरा था, ठीक है? और मेरा बार्बर जो था वो 2 किलोमीटर दूर था। मेरे पास क्लियरली ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। चलो 50 मिनट दूर वाले नहीं, 20 मिनट दूर पे जो एक बार्बर की दुकान है, मैं वहाँ पे भी जा सकता था। लेकिन मैंने इन दोनों को कैंसल करा। इन दोनों को कैंसल करा, मैं गया अपने बार्बर के पास, क्योंकि मैं उससे लॉयल हूँ, ठीक है? मैं उसके पास जाऊँगा, वहीं पे अपना अपना कटवाऊँगा, अपने बाल कटवाऊँगा, ठीक है? ये चीज़ है। तो यहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड है। उस चीज़ को प्राइस इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। चाहे प्राइस कम हो, चाहे प्राइस ज़्यादा हो, चाहे डिस्टेंस कम हो, चाहे डिस्टेंस ज़्यादा हो, वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकता तुम्हारे और बार्बर के बीच का जो बॉन्ड है। ओके, ये चीज़ समझ सकते हो। इनइलास्टिक डिमांड का ये मतलब होता है। और आगे देखो, कहाँ है? हाँ, यहाँ पे। दूसरा क्या पॉइंट है? जैसे सैलून हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फिर एंटीक ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो कि कम लोग खरीदते हैं, लेकिन जो खरीदते हैं ना, वो उसके ऊपर लॉयल होते हैं। मतलब सोच समझ के खरीदते हैं, इन शॉर्ट कह लो, ठीक है? ये चीज़। आई होप सो तुम्हें एक क्लियर ओवरव्यू मिल चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट विच आर परचेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर फॉर सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल नीड एंड डिजायर्स आर रेफर टू एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो चीज़ हमारे कंज्यूमर के डिजायर्स को सेटिस्फाई करती है, उसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ओके? वेट वेट, ये देखो, ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल सोप, एडिबल ऑयल, ईटेबल टेक्सटाइल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, ओके? विच आर यूज फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। एक तो बात है कि ये पर्सनली यूज होता है, और एक और बात है कि वो नॉन बिजनेस यूज होता है, ठीक है? आर कंज्यूमर गुड्स, वी कैन क्लासीफाई द प्रोडक्ट्स, द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज एज हेयर अंडर। कौन सी तीन कैटेगरीज हैं? ओके, पहले अपना कन्वीनियंस प्रोडक्ट, फिर शॉपिंग प्रोडक्ट, फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के बारे में, ठीक है? तो एक बार पढ़ते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर परचेज फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विथ लीस्ट एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट। तो मान लो तुम्हें नमक खरीदना है या फिर तुम्हें धनिया खरीदना है, तो तुम जाते हो मार्केट और खरीद लेते हो, ठीक है? ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तुम नॉर्मली वहाँ पे जाके खरीद सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रोडक्ट आर, ठीक है, आइसक्रीम हो गया, मेडिसिन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है? ये भी एग्जाम्पल है, बट ठीक है। These products have low quality, low unit value and are bought in and bought in small quantities, ठीक है? लो यूनिट वैल्यू, ये बहुत ही सस्ते बिकते हैं, बहुत कम रेट पे बिकते हैं, और लोग इन्हें बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुम टमाटर लेने जा रहे हो तो एक बार में ही 200 किलो खरीद रहे हो, ओके? ऐसा नहीं होता। तुम हो सकता है कि एक दिन तुम 2 किलो खरीद रहे हो, एक समय हो सकता है कि तुम सिर्फ आधे किलो खरीद रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और उसका क्या प्राइस है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के, कि ये हम लोग फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं और साथ ही साथ कम दाम में बेचते हैं, और इनमें लो यूनिट्स खरीदते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग खरीदते हैं इससे, ठीक है? ये चीज़ था। अब आते हैं हम लोग शॉपिंग प्रोडक्ट्स पे। शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स वेयर बायर डिवोट कंसिडरेबल टाइम, compare the quality, price, styles, suitability, etc. at several stores before making final purchase. Okay, तो यहाँ पे अगर तुम मर्द हो,
ओके, तो तुम खुद का एग्जांपल मत लेना प्लीज़। मैं तुम इमेजिन करो यू आर अ गर्ल, ठीक है? तुम्हें कपड़े खरीदने हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है तुम एक दुकान पे जाओगे तो तुम कपड़े नहीं खरीदने वाले उस दुकान से, तुम पहले 100 दुकान पे जाओगे, ठीक है? 100 दुकान पे जाओगे और उसके बाद फिर तुम किसी एक पे खरीदोगे। पहले तुम प्राइस को देखते हो, स्टाइल्स को कंपेयर करते हो, हर चीज़ करते हो, उसके बाद फिर तुम खरीदते हो। लड़कों का क्या सीन होता है? कपड़े दिखे, ये कपड़ा नहीं है, चलो ठीक है, कपड़े दिखे, पहन सकता हूँ, अच्छे दिख रहे हैं, खरीद लो। एक दुकान पे जाओगे, तुम इसे 10 कपड़े खरीदने होंगे ना, तुम 10 दुकान पे नहीं जाने वाले। मुश्किल से मुश्किल 2 दुकान पे जाओगे या फिर एक पे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी तुम्हारी। और वो भी ऐसे पूछोगे, तुमने कपड़े पहने और मम्मी से पूछोगे सही लग रहा है? मम्मी ने कहा हाँ, पैक। आई नो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, सॉरी, सॉरी गाइस, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल्स नोट कर लेना, ठीक है? क्लॉथ हो गया, शूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें हैं। ओके, अब आगे देखो। थर्ड पॉइंट है अपना स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स which have certain special features because of which people make special effort in their purchase. जैसा नाम है, ओके, जैसा नाम है, तो हम लोग कह सकते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ तो स्पेशल बात होती है। तुम्हारे बार्बर में कुछ तो ऐसा स्पेशल है, ठीक है? जिसकी वजह से तुम अपने पास वाली बार्बर को छोड़ के तुम 2 किलोमीटर दूर इसके पास जा रहे हो। ओके, ये चीज़ है। रुको, फिर these products are such which have reached brand loyalty of the highest order. ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हमारी लॉयल्टी बहुत हाई लेवल पे होती है। हम अपने बार्बर पे बहुत नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर, और उस बंदे के पास शायद हो सकता है कि ज़्यादा बायर हों, या फिर विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स। ओके, द बायर आर विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑन परचेज। वही बात है कि मैं 2 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा अपने बाल कटवाने के लिए, ठीक है? For example, if there is a rare collection of artwork or antique, some people may be willing to spend a lot of shopping efforts and travel long distance to buy such products. अब मान लो कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है? एग्जीबिशन हो रहा है तुम्हारा न्यूयॉर्क में, ठीक है? एनवाईसी में हो रहा है तुम्हारा वो, एनवाईसी में तुम्हारा हो रहा है वो एग्जीबिशन, और तुम्हें शौक है कि तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारे एंटीक पीसेस हों। तो तुम प्लेन बुक करोगे, फिर तुम एनवाईसी जाओगे, फिर वहाँ पे देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब क्या एंटीक पीस है, और तुम्हें अच्छा लगा तो तुम पैसे भी देने को तैयार हो, ठीक है? ये चीज़ होता है जिसमें हम लोग पैसे भी फूक रहे हैं और अपना टाइम भी फूक रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट पीस और एंटीक, सम पीपल मे बी विलिंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम शॉपिंग। वही चीज़ है, ठीक है? In our day-to-day life, in our day-to-day life, we see people going to a particular hair cutting salon or restaurant for or tailor. The demand of these goods is relatively inelastic, ठीक है? सो देखो, तुमने देखा ही होगा, अब कितनी देर से एग्जांपल दे रहा हूँ, जो तुम्हारे बाल काटते हैं या फिर टेलर हो गया जो सिलता है, ठीक है? जब भी कुछ भी फट जाता है तो तुम उस, सॉरी गाइस, ठीक है, मतलब कपड़ों का कोई भी दिक्कत होता है तो तुम वहाँ पे जाते हो, ओके, टेलर के पास। और मतलब तुमने एक बंदे को सेट कर रखा है, ठीक है? कि अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, अगर मुझे बाल कटवाने हैं तो मैं बार्बर के पास जाऊँगा, स्पेसिफिक बार्बर के पास, मुझे अगर कुछ खाना हुआ तो मैं इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाऊँगा, ठीक है? ये चीज़ है। फिर डिमांड ऑफ दीज गुड्स इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है? इनका डिमांड इन इलास्टिक होता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था क्यों। क्योंकि तुम, अगर इलास्टिक होता है, ठीक है, अगर इलास्टिक होता तो उसे प्राइस कहीं ना कहीं इफेक्ट करता था। अगर प्राइस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो वो इफेक्ट करता हमारे डिमांड को, है ना? डिमांड डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता, ओके? लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हमारे फेवरेट बार्बर ने पैसे बढ़ा भी दिए, 50 की जगह पे वो 100 कर दिया, ठीक है? 500 की जगह पे 1000 कर दिया, ठीक है? अगर उसने प्राइस बढ़ा लिए, थोड़ा बहुत हम लोग नखरा करेंगे, लेकिन एट द एंड हम इसी के पास जाने वाले हैं, ठीक है? तो इसीलिए मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है। ओके, गाइस, मैं भी तुम्हारी एज का हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना ऐसे गंदे-गंदे एग्ज़ाम्पल्स लेने के लिए। आगे देखो। अब हम लोग देखते हैं ड्यूरेबिलिटी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट्स को क्लासिफ़ाई करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेबिलिटी, द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज़: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विस, ठीक है? फर्स्ट है अपना ड्यूरेबल।
जो कि टेंजिबल होता है, ऊपर पढ़ा था हमने। द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल। इन वन और फ्यू यूजेस आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल। अगर हम किसी प्रोडक्ट को या तो एक बार में या फिर सिर्फ कुछ बार में, मतलब 2 या 3 बार में हम लोग उसे पूरा खत्म कर लेते हैं, तो वो होता है अपना कंज्यूमर गुड्स। एक बार में मान लो कि तुमने क्या कहते हैं, जूस का गिलास लिया और तुमने जूस पी लिया, ठीक है? पहला ये एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हो सकता है अमूल क्रीम का। जब तुम उसे लेके आते हो तो शायद फॉर 1 दिन के अंदर सब कुछ खत्म नहीं हो पाएगा। तुम उसे 2-3 दिन तक चला सकते हो, और जब तक उसका शेल्फ लाइफ है, ठीक है? तो ये भी तुम्हारा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। या फिर तुम जैसे सर्फ होता है, मैं कितने क्रेजी एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं गाइस, मेरे साथ चाइल्ड लेबर नहीं होता है, ठीक है? मेरी चिंता मत करना। अ, सर्फ एक्सेल हो गया, ठीक है? सर्फ एक्सेल हो गया, तो वो एक बार आता है तो वो एक 1 या 1.5 महीने तक चल जाता है। तो वो एक नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। मतलब वो बहुत कम टाइम तक हम लोग यूज़ करते हैं, ये चीज़ है। आई होप सो क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं, मेरा पीसी बहुत हीट कर रहा है। आगे देखो। क्या था? हुँ। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, बाथिंग सोप, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। सो ये वो एग्जाम्पल है जो कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, और इन एग्जाम्पल्स को तुम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, okay, marketing point of view, these products generally command a small margin, should be made available in every location and need to be heavily advertised, okay? जो भी अपने नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ओके? एक तो उसमें बहुत कम मार्जिन होता है, पहली बात, एक बहुत कम मार्जिन होता है। फिर हमें उसे बहुत सारे लोकेशन पे अवेलेबल करवाना होता है। अब एक चीज़ समझो, तुम्हारे आस-पास में जितने भी सारे शॉप्स हैं, जितने भी सारे वो शॉप्स हैं जहाँ पे तुम्हें डेली का सामान मिलता है, सबके पास कोलगेट है ना? चाहे तुम गाँव के किसी भी एक कोने में चले जाओ या फिर कोई भी बड़े शहर में हो, हर जगह पे तुम्हें कोलगेट दिख जाएगा। तो तुम इस बात से फ़ील कर सकते हो कि तुम्हें कितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को फैलाना पड़ेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया, फिर जहाँ-जहाँ पे तुम उसे बेच रहे हो। तो उसे अवेलेबल इन मैनी लोकेशन करना पड़ता है। फिर नीडेड टू बी हेविली एडवर्टाइज। अब देखो, अगर किसी जनरल स्टोर के पास कोलगेट है तो वहाँ पे क्लोजअप भी है, और फिर पतंजलि का भी कुछ है, ठीक है? तो तुम्हें एडवर्टाइज करते रहना पड़ेगा ताकि लोगों की नज़र में वो चीज़ तुम्हारे पास बना रहे, मतलब लोगों की नज़र में वो चीज़ रहे, ताकि अगर कभी किसी इंसान को टूथपेस्ट खरीदना हो तो उसके दिमाग में सबसे पहले कोलगेट क्लिक हो। ओके, ये काम होता है। अब यहाँ पे एक माइंडसेट अपार्ट, तुम 10 या 20 सेकंड स्किप कर सकते हो, बट एक चीज़ समझो, ठीक है? तुमने सुना होगा, मतलब कोको कोला है, कोको कोला की तुम्हें ज़रूरत क्या है इतना एडवर्टाइज़ करने की? तुम्हें पता है कि कोको कोला ब्रांड है, पेप्सी है या फिर कुछ भी है, मुझे पीना है कोको कोला पीऊँगा, ठीक है? लेकिन वो इतना एडवर्टाइज़मेंट क्यों करते हैं? डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतनी बड़ी कंपनी है। वो एडवर्टाइज़ इसलिए करते हैं ताकि लोगों के दिमाग में उनकी इमेज बनी रहे, ठीक है? कि कभी भी आते-जाते तुमने बैनर्स देख ली कोको कोला के, ठीक है? उस समय तुम्हें कुछ नहीं खरीदना। लेकिन इन फ्यूचर कभी पार्टी होती है, कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करना पड़ता है, तब तुम्हारे मन में सबसे पहले किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल आता है? कोको कोला का। क्योंकि तुमने हर जगह पे उसके बारे में सुना था या फिर हर जगह पे देखा था तुमने उसे। इसीलिए ये बैनर्स-वैनर्स चलते रहते हैं। उन कंपनीज़ का भी जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं। ओके, आई गेस बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। बट ये देखो, ये पहला वाला एस्पेक्ट हो गया अपना कवर करने का, ठीक है? ये पॉइंट्स हाइलाइट कर लेना, याद भी रखना। फिर नेक्स्ट अपना ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब आते हैं हम लोग ड्यूरेबल चीज़ों पे। Those tangible assets, okay, those tangible consumer products which normally survive many years, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अगर मान लेते हैं मशीनरी है, मशीनरी तो वो इंडस्ट्री यूज़ करती है ना, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन मान लो कि हमने एक ग्राइंडर खरीदा, हमने एक मिक्सर खरीदा जो कि सालों-साल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। हमने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, वो हमारे लिए ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। हमने एक टीवी खरीदा, ठीक है? ये सब एग्ज़ाम्पल है अपने ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का, जिसे हम सालों-साल यूज़ करने वाले हैं। इसका फीचर क्या है? टेंजिबल और मैनी ईयर्स तक हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, बाइसाइकिल, स्विंग मशीन एंड किचन गैजेट आर रेफर टू एज़ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ओके, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्पल हैं, ओके? These goods are generally used for a longer period, command a high, ओके, इसे हम लोग ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं, हाई मार्जिन होता है इस पे, रिक्वायर ग्रेटर पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। अब देखो, ऊपर हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? एडवर्टाइज़मेंट की।
ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हमें करना पड़ता है। यहाँ पे क्या ज़रूरत है, हम पर्सनल सेलिंग करें, एक सेल्समैन हो यहाँ पे, या फिर एक पर्टिकुलरली एरिया हो, मान लो कि तुम्हारे पार्क वार्क के सामने भी शायद कभी कभी कार आती होगी, ठीक है, बेचने वाले वो अपना शो करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक एजेंट रहता है जो कि कार को दिखाता है, बेचने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये बंदा एफर्ट डाल रहा है, ये जो बंदा आया था वॉशिंग मशीन बेचने, वो भी बंदा एफर्ट डाल रहा है, ताकि जो यहाँ पे कंज्यूमर है उसको वो लोग परsuade कर सके, उसको मना सके कि भाई तू ये सामान खरीद ले, ये तेरे काम का है, ओके, इस चीज़ के लिए। अब आगे देखो, गारंटी और आफ्टर सेल सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। सो इसके अंदर हम लोग ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर कुछ दिक्कत होता है तो ये वारंटी पीरियड के अंदर हम लोग इसे ठीक कर देंगे, ये आफ्टर सेल सर्विसेज हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ओके, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब तो जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा, डैश रिक्वायर्स, नहीं रुका, मैं तुम्हें मार्केट बताता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तुमसे पूछ लिया कि डैश हैज़ हायर यूनिट मार्जिन, ओके, तो तुम्हें वहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स को सेलेक्ट करना है। अगर तुम्हें लगता है कि डैश रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, तो वहाँ पे तुम्हें कंज्यूमर गुड्स को हाईलाइट करना है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को पता है कि ड्यूरेबल क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस प्रोडक्ट के लिए हमें ज़्यादा किस चीज़ का एफर्ट देना पड़ता है, किस में कम मार्जिन आता है, किस में ज़्यादा मार्जिन आता है। अच्छा, एक जनरल पता होगा, लेकिन पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ तो एडवांटेज मिलता है तुम्हें, एक चीज़ समझ समझ लो, ठीक है, तुम एडवांटेज में ही हो अगर तुम एनसीईआरटी की वीडियो देख रहे हो तो अभी। हाँ, सो ये सब सीन था। अब लास्ट आता है अपना सर्विस, ओके, सर्विस, सर्विस, by service we mean those intangible activities benefit which are offered for sale, dry cleaning with watch repair, hair cutting, postal services, services offered by a doctor, architect एंड लॉयर। सो जो भी सर्विसेज होती है, मतलब वो इंटेंजिबल चीज़ है, मान लो कि अगर डॉक्टर कुछ कर रहा है, वो चीज़ को हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे टच नहीं कर सकते ना, वो ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करे वो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं, हमारे हाथ पैर टूटे हुए, उसने ट्रीटमेंट करा, उसके बाद फिर हम लोग ठीक हो गए, ओके, इस इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए वो इंटेंजिबल है, ओके। सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, ओके, उसके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं कि, तो ये हो गया अपना कंज्यूमर गुड्स का पूरा सीन, ओके। आई होप सो तुम्हें हर चीज़ क्लियर है, एंड आई होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल गाइस। क्या मैंने आज का थॉट नहीं दिया? मैं तो सेम डे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना सब चीज़ों को। गाइस तुम आज का थॉट तुम दोगे, ठीक है, मैं सभी वीडियोस में कह रहा हूँ, कोई नहीं, अगली बार मैं सोच के आऊँगा, ठीक है। फिर है अपना ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेबिलिटी ऑन, अच्छा ये तो हो गया भाई, हो गया। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे, ओके, बताओ, ये एंटीक्स वाला एग्जांपल, स्पेशल प्रोडक्ट्स वाला एग्जांपल तुम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जगह पे तुमने दे रखा है एनसीईआरटी वालों, ये ऊपर देना चाहिए था तुम्हें। तो ये स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आगे देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आते हैं हम लोग, ओके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज एज इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हम उसे कहते हैं, ये हम उन इनपुट्स को कहते हैं जिसकी वजह से, जिसकी वजह से इनपुट आर दोज प्रोडक्ट विच यूजेस इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट। सो वही रॉ मटेरियल की तरह हम उसे यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। दीज आर रॉ मटेरियल, इंजन्स, लिब्रिकेंट्स, मशीन्स, टूल एक्सेट्रा, ठीक है, ये जो भी फिक्स एसेट्स हैं या फिर करेंट एसेट्स हैं, करेंट एसेट नहीं मतलब, ठीक है, करेंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज, ये सब जो कि हम लोग बहुत कम टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब। अदर वर्ड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर नॉन पर्सनल एंड बिजनेस यूज़। हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को नॉन पर्सनल, मतलब वो चीज़ को एक इंसान यूज़ नहीं करने वाला, उसको एक फैक्ट्री यूज़ करने वाली है, एक बिजनेस यूज़ करने वाला है, ओके। आई होप सो इट्स क्लियर। फॉर प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स, the market of industrial products consists of manufacturer, transport agencies, bank and insurance companies, mining companies and public utilities. So इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं, वो कंसिस्ट करती है मैन्युफैक्चरर। हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर्स तक
मैन्युफैक्चरर्स को बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को बेच सकते हैं, बैंक्स को बेच सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को बेच सकते हैं, माइनिंग कंपनी को बेच सकते हैं, और जो कंपनी पब्लिक यूटिलिटीज पे डील करती है, मान लो ब्रिजेस बना रही है या फिर कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग अपने सामान को बेच सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। ओके, देखो एनसीईआरटी की यहाँ पे गलती क्या थी। Good. सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे काटा, ये काटा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से रीड करते रहना, ठीक है, यहाँ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज एज इनपुट। ओके, सो सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये सब थे। अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ओके ओके, आर यू गाइस रेडी? पानी पी लो गाइस पहले। ओके, पॉज द वीडियो, पानी पी लो और देखो इस वीडियो को, कंटिन्यू करो अब। 3, 2, 1 स्टार्ट। क्लासिफिकेशन। द इंडस्ट्रियल गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो हम लोग मेजरली उसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले मटेरियल एंड पार्ट्स, फिर अपना कैपिटल आइटम, और थर्ड अपना सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। पहले हम लोग यहाँ पे टैक्स वाली चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर फ्लो चार्ट पाएंगे। ओके, यहाँ पे अप्रोच अलग है। Material and parts. These include goods that enter the manufacturer product completely. ये वो सारी चीजें होती है एक से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमने एक प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है। हमने मान लो ब्रेड बनाया, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाया, ये एंड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जो उसमें फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर नहीं, फ्लावर मतलब आटा वाटा, ठीक है, तो वो अपना मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर आते हैं। आई होप से तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल है ये, और ये कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि फ्लावर का कोई हिस्सा बचा है, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ब्रेड में, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। सच गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग farm product like cotton, sugarcane, oil seeds, natural products like mineral, say crude oil, petroleum, iron ore, fish, lumber, and manufactured ओके, देखो अब यहाँ पे तुम्हें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लो, आई गेस ये अप्रोच सही रहेगा कि पहले तुम फ्लो चार्ट को समझो। सबसे पहले अगेन, तुम्हें किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना, जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखा है उस पर फोकस करना पहले तो। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, रुको, पहले ऊपर हम लोग देख रहे थे प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट क्लासीफाई होता है दो चीज़ों में, एक है अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट, सीपी लिख रहा हूँ मैं इसे, कंज्यूमर प्रोडक्ट, और एक होता है अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग। अब इसको देखो, इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले होता है अपना मटेरियल एंड पार्ट्स, फिर होता है अपना कैपिटल आइटम, फिर होता है अपना सप्लायर्स एंड बिजनेस सर्विसेज। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब देखो, अब मैं इसको एक-एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले अब हम लोग देखते हैं मटेरियल एंड पार्ट्स को। ओके, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आती है, एक है अपना रॉ मटेरियल और एक है अपना मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स। ओके, अब रॉ मटेरियल के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं, फार्म प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इसमें याद रखना पड़ेगा कि शुगर केन हो गए, कॉटन हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ये सभी इसके पार्ट हैं फार्म प्रोडक्ट्स के। और नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर फिश, लंबर, क्रूड ऑयल, ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक बार को तो समझ में आ जाएगा कि शुगर केन है वो हमें फार्म से मिलता है, कॉटन है वो फार्म से मिलता है, लेकिन जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लंबर हो गया, लंबर, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये तुम्हें नेचुरल प्रोडक्ट्स से मिलता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके, इस लंबर मतलब वो लकड़ी के पीसेस होते हैं शायद से। फिर क्रूड ऑयल हो गया, फिर आयरन और ये सब चीज़ें, तो तुम्हें प्रॉपर्ली याद करना पड़ेगा। ओके, अपने मटेरियल एंड पार्ट्स का फीचर क्या है कि ये अपने मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं, वो पूरा खत्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट में। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, आई होप से यहाँ तक क्लियर है। तुम्हें यहाँ पे चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले तो ये पूरा याद करने वाली चीज़ है, तुम्हें बस याद करना पड़ेगा। मान लो लंबर आ गया, तुम्हें बताना कि ये किस इंडस्ट्रियल गुड्स का पार्ट है, क्या ये मटेरियल गुड है, कैपिटल गुड है, या फिर सप्लायर है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है कि क्या ये रॉ मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चरर गुड्स है,
या फिर आ सकते हैं कि क्या ये फार्म प्रोडक्ट है या फिर नेचुरल प्रोडक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे। आएंगे क्या कर, मतलब 99% आ सकते हैं इस टॉपिक्स में से, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट, अब देखो, अब हम आते हैं मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स में, ठीक है। अब इसमें आते हैं कंपोनेंट मटेरियल एंड कंपोनेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट्स। ओके, आई गेस तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है। तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, टायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टीयरिंग, बैटरी, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। और उसके अंदर क्या आता है, कंपोनेंट मटेरियल के अंदर ग्लास आता है, आयरन आता है, प्लास्टिक आता है। ये फिक्स एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि इसके बाहर तुमसे कुछ पूछ लिया जाएगा। तुम्हें पूछा भी जाएगा ना तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से इन्हीं एग्जाम्पल्स में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बी श्योर कि इन सब चीज़ों को तुम याद कर लो। ओके, तो हमने कवर कर लिया इसको, मटेरियल एंड पार्ट्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया हमने, ठीक है। ओके, इसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब हम आते हैं कैपिटल आइटम्स पे। इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, ठीक है, कैपिटल आइटम्स। इसको हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दीज आर सच गुड्स दैट आर यूज इन प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, इसमें दो चीज़ें आती हैं, इंस्टॉलेशन, वेट, इसमें दो, वेट 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 वेट, इसमें दो चीज़ें आती हैं, इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट्स। आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मेनली याद रखना है। फर्स्ट हमने इंस्टॉलेशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, जो मान लो कि सीसी कंट्रोल रूम हो गया, एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हैं जहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं कि हमारे पूरे बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं या फिर कौन से सो रहे हैं। तो ये वाली स्क्रीन जो है ना, वो हमारा क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन के अंदर आता है, और इसे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। और दूसरा होता है इक्विपमेंट्स, जो कि हर इंसान के पास होता है, मतलब जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे पर्सनल कंप्यूटर। अगर हम लोग किसी एम्प्लॉय को उसका पर्सनल कंप्यूटर दे रहे हैं तो वो इक्विपमेंट्स के अंदर काउंट होता है। ओके, याद रखना। हैंड टूल हो गया, फैक्स मशीन हो गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको रेड से इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन कंफ्यूजन होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर किसका पार्ट है, ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, और जैसे तुम भी सेम चीज़ अपने बुक के साथ कर लेना, इतनी कलाकारी कर लेना प्लीज़, ठीक है। एक सेकंड को चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, यहाँ पे वेट, अब ले लो स्क्रीनशॉट एंड बना लेना। गाइस ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट है जो तुम्हें अभी मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बता नहीं सकता। चलो देखो आगे, आई होप सो इसकी वैल्यू करोगे एंड इस साल तुम अच्छे खासे स्कोर लेके आओगे। ओके, फिर हम लोग आते हैं सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज पे। आखिर इसमें क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमने ये दो पार्ट्स को हमने कवर कर लिया, मटेरियल एंड पार्ट्स वाली चीज़ को हमने कवर कर लिया था। फिर हमने कंपोनेंट्स वाली चीज़, मतलब कैपिटल आइटम्स को भी कवर कर लिया। अब हम आते हैं सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज पे। ओके, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। ओके, दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम, और दूसरा है ऑपरेटिंग सप्लाईज। अब देखो इसके डेफिनेशन भी कुछ यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यार रुको, शॉर्ट लूटिंग, शॉर्ट लास्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फैसिलिटी डेवलपमेंट और मैनेजिंग। सो एक बार ऊपर ही पढ़ लेते हैं, चलो। दीज आर द शॉर्ट लास्टिंग गुड, मतलब बहुत कम टाइम तक ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ ही टाइम तक हम लोग इसे यूज़ करते हैं और ख़त्म हो जाता है ये चीज़, ऐसे समझ सकते हो, जस्ट लाइक हर लव फॉर यू। ठीक है, आगे, एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश प्रोडक्ट। ओके, ये चीज़ है, एंड द फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश गुड्स। क्या लिखा हुआ है, एक तो मैं, मेरा दिमाग लॉस सा हो जाता है कभी कभी। दीज आर शॉर्ट लास्टिंग गुड्स और सर्विसेज दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग ऑफ। सो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन तुम याद रख लेना, ठीक है। ये रिलेट कर देना किससे, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज से, क्योंकि ये हेल्प करता है कि हम लोग अपने काम को डेवलप कर पाए। मान लो कि एक मशीन आवाज़ कर करके काम कर रही थी और उतना पीक पे काम नहीं कर पा रही थी, और तुमने इसमें ऑयल डाल दिया, तो ये इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। अपने
जितना वो कर सकता था अपने पोटेंशियल पे अब काम करने लगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो कि हमारे बिजनेस को हेल्प करता है कि वो अपने पीक पे काम कर पाए। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस में क्या चीज़ें आती हैं, पेंट एंड नेल, ये 2 एग्जांपल्स है इसके, ठीक है? इसको याद रखना। फिर आता है अपना ये ऑपरेटिंग सप्लाइज़ में, इसमें आता है लुब्रिकेंट, कंप्यूटर स्टेशनरी, राइटिंग पेपर एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है? तो तुम्हें प्रॉपर्ली याद रखना पड़ेगा कौन सा एग्जाम्पल किस पॉइंट के अंदर आता है। सो इस वीडियो में इतने था। तुम लोग सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके होगे अपने, और प्लीज़ इस कंटेंट को वैल्यू करना अच्छे से। एंड हाँ, अपनी एनसीईआरटी को पे भी फोकस करो एंड पढ़ते रहो। बाकी अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायनारा।